Hello everyone, welcome to your channel. In today's video, we'll be discussing about Down syndromes. What is Down syndrome, how it is caused, how it works on the human body and how human body works against them. We'll be discussing about that only. So, first question is, what is Down syndrome? So, Down syndrome is the most common of the chromosomal disorder. What is this? Chromosomal disorder. It is a chromosomal disorder which is a main cause of mental retardation. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि एक मेन कॉज है मेंटल रिटार्डेशन का. क्या समझे आप लोग कि डाउन सिंड्रोम एक कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि मेन कॉज है मेंटल रिटार्डेशन का. 95% ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम. किस क्रोमोसोम की वजह से होता है ये? 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी की वजह से. अब ये ट्राइसोमी क्या होती है, 21st क्रोमोसोम में क्यों हुई ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी. तो इसमें ये बताया है कि 95% ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. सो देयर क्रोमोसोम काउंट इज 47. मीन्स अगर ट्राइसोमी हो गई 21st में, जैसे कि अगर 2 जाने थे, ठीक है, या फिर 2 थे, 2 में से एक डिवाइड होना था, ठीक है. अब एक डिवाइड होना था तो गलती से क्या हुआ, एक में तो दोनों चले गए और एक में कुछ नहीं गया. अब ये वाला क्रोमोसोम जब आगे फर्दर जाएगा तो यहाँ पे 1+1 होके 2 बनना था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+1 होकर 3 हो जाएगा, ठीक है. एक क्रोमोसोम बढ़ गया ऑर्गेनिज्म में तो उसकी वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे. बट जनरली कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि व्हाट इज डाउन सिंड्रोम. ठीक है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये जिसकी वजह से ये मेन कॉज बनता है मेंटल रिटार्डेशन का. और मेंटल रिटार्डेशन किस वजह से होती है? क्योंकि इसमें 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है जिसके कारण इंडिविजुअल में 46 ना होकर 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि इसका कॉज क्या है. मेनली अगर हम कॉज की बात करें तो फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम. जैसा कि हम लोग कहते थे कि अगर जो बेबी है वो मेल या फीमेल होगा वो डिपेंड करता है मेल पर, तो ऐसे ही डाउन सिंड्रोम होगा या नहीं होगा, या किस हद तक होगा या किस हद तक नहीं होगा, वो डिपेंड करता है फीमेल पर. तो हमें कैसे देखना है, ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनता है कॉज. ठीक है, कॉज की अगर हम बात करें, सबसे पहला कॉज अगर मैं बताऊं तो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन. मियोटिक नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम जो है वो फेल हो गया सेपरेट होने से ड्यूरिंग मियोसिस. हमने क्या बात की थी? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिवीजन के टाइम पर अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाया, तो उसी को हम कहते हैं मियोटिक नॉन डिसजंक्शन. क्या कहते हैं? मियोटिक नॉन डिसजंक्शन. या इसको कैसे समझोगे आप? जैसे कि पुरानी वीडियोस जो हैं अपने सेल डिवीजन जब पढ़ा था, तो जैसे कि अगर 2 है तो 1-1 होना है ना, दोनों में हाफ हाफ जाएगा. रिडक्शनल डिवीजन होता है क्योंकि हमें पता है मियोसिस. अब क्या हुआ, ये तो जनरल कंडीशन में हुआ नॉर्मली,
बट एबनॉर्मल कंडीशन में, अगर कंडीशन एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एक जगह तो 2 पहुंच गया, एक जगह कुछ नहीं पहुंचा, मतलब जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड नहीं हो पाया अच्छे से। अब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो पाया तो अगर यही वाला क्रोमोसोम चला गया, ठीक है, किस लिए, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, अगर यही वाला क्रोमोसोम चला गया तो मेल से तो 1 आ ही रहा है ना। अब मेल से 1 आया तो यहाँ तो 3 हो गए ना। तो इसी को हमने कहा था ना ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। वो किस वजह से हुआ, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वो क्या है इसमें, नेक्स्ट हमारा कॉज भी इसी तरीके से है कि मैटरनल एज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, मैटरनल एज। सेकंड कॉज जो है इसका है मेनली, वैसे तो कॉज यही है, मैटरनल कॉज क्या है, एज ऑफ द मदर। अगर मदर 35 या 35 से अबव है, ठीक है, तो उस केस में डाउन सिंड्रोम होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैसे कह सकते हैं आप तो कहेंगे कि किसी भी एज में बेबी प्रोड्यूस करा जा सकता है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी बॉडी अडल्ट एज में, ठीक है, और ओल्ड एज में सेम तो नहीं होती ना, डिजेनरेशन आती है ना। वैसे ही एक तो सबसे पहली बात हम लोग ये जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है कि नो सिंगल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। या हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम ऊजेनेसिस पढ़ रहे थे कि ऊजेनेसिस अरेस्ट हो गया इस फेज में, उसके बाद बर्थ हो गया, फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन एक भी सिंगल गैमेट नया नहीं बनता आफ्टर द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। या तो पुराने ही तो पड़े हैं गैमेट हमारे पास, और पुराने ही गैमेट में से एक एक डेली मतलब हर मंथ रिलीज हो रहा है ना। तो सोचो 35 तक आते आते जो पुराने हमारे गैमेट पड़े हुए थे 36 37 ईयर्स ओल्ड, वो भी तो डिजेनरेट होंगे ना। उसी कारण मियोटिक नॉन डिसजंक्शंस होने लगते हैं आफ्टर 35 एज। अगर 35 से पहले पहले बेबी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आफ्टर 35 ईयर्स डिजेनरेशन होने लगता है क्रोमोसोम्स में, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आती हैं। ये समझ आया आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि विजुअल डायग्नोस्टिक क्या हो सकती है या विजुअल इवेल्युएशन क्या हो सकती है। विजुअल इवेल्युएशन कैसे पता लगाएंगे आप, विजुअली कैसे पता लगाएंगे कि जो ये पर्सन है इसको डाउन सिंड्रोम है, कैसे पता लगाएंगे। फेस जो होगा वो राउंड होगा, राउंड फेस होगा, एबनॉर्मली शॉर्ट एंड हाइट होगी, शॉर्ट हाइट होगी एबनॉर्मली। जनरली अगर शॉर्ट हाइट है वो तो इतनी बुरी तरीके से नहीं पता लगती ना, अगर एबनॉर्मली शॉर्ट हाइट है वो दिख जाती है, ठीक है। फरोड टंग होगी, करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होंगी, एपिकेंथिक फोल्ड होंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जो फेस प्रोफाइल है पेशेंट का वो फ्लैट होगा, आईज बल्जिंग होंगी, मींस ऐसे स्मॉल श्रिंक टाइप की भी हो सकती हैं, ठीक है, कवर्ड होंगी, ठीक है, आमंड शेप आई होगी, ठीक। अगर हम देखना चाहें इसी चीज़ को तो हम कैसे देख सकते हैं, लेट मी शो यू। सी, अगर आप देख पा रहे हो तो
छोड़ो, मैं पढ़कर ही सुनाती हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल नोज एंड माउथ एंड ईयर्स। मतलब अगर जनरली देखें तो ऐसा नहीं होता है कि नोज भी स्मॉल हो गई, आईज भी स्मॉल हो गई, माउथ भी छोटा सा हो गया, राउंड होगा। एक तो पहली बात, नोज माउथ एंड ईयर्स जो हैं छोटे छोटे होंगे। स्लाइटली बेंट फिफ्थ फिंगर, लाइक दैट फिंगर विल बी बेंटेड ऑल द टाइम। ओके, आमंड शेप्ड आईज होंगी। किस तरीके से, इस तरीके से आईज होंगी। जनरली ऐसी आईज नहीं होती ना, तो ऐसी आईज होंगी, आमंड शेप्ड आईज होंगी, जिससे कि अगर हम कहें कि आईलिड जो है उसने कवर कर रखा होगा आई को काफी ज्यादा, इनर कॉर्नर को। ठीक है, फ्लैट फेस होगा, राउंड फेस होगा, शॉर्ट हाइट होगी, स्टॉकी बिल्ड होगा। मीन्स स्टॉकी बिल्ड से आप क्या समझते हैं जनरली? अगर हम, अच्छा हाँ, अपन ने फोन के फीचर्स देखे हैं कभी? जैसे कि पहले क्या होता था, जनरली नॉर्मल ऐसे होता था, ठीक है, फोन, बट स्टॉक वाला सिस्टम आया ना, स्टॉक वाला। ठीक, तो यही सिस्टम इसमें भी होगा। जैसे कि एक इंडिविजुअल लाइक दैट, ठीक है, दूसरा इंडिविजुअल इज लाइक दैट, मीन्स स्टॉक है, पूरा स्टॉक हो गया है, श्रिंक हो गया है, ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से भार है उसके ऊपर। ठीक, ये वाली चीजें उसके अंदर विजुअली हम देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? राउंड फेस होगा, एबनॉर्मली शॉर्ट हाइट होगी, फरोड टंग होगी, टंग ऑलवेज आउटसाइड होगी, हाफ ओपन माउथ रहेगा, करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज रहेंगी, एपिकेंथिक फोल्ड रहेंगे, आमंड शेप्ड आईज रहेंगी, शॉर्ट आईज, नोज, ईयर रहेंगे। ठीक है, ये तो चलो हमने बात की कि विजुअली क्या क्या हो सकता है। अगर नॉन विजुअल की बात करें या क्लिनिकल फाइंडिंग्स की हम बात करें, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या क्या होगा? क्लिनिकल इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि 80% जो इंडिविजुअल होंगे ना, 80% उनका आईक्यू लेवल जो है बहुत कम होगा। मीन्स लगभग 25 to 50 आईक्यू लेवल होगा उनका। ठीक है, अब मेंटल रिटार्डेशन आ रही है तो आईक्यू लेवल ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। ठीक है, 40% जो इंडिविजुअल हैं, 40% इंडिविजुअल्स में कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी होंगी। कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन कौन सी होंगी? एंडोकार्डियल कुशन सिंड्रोम, डिफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, ओस्टियम मालफॉर्मेशन, एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ओस्टियम मालफॉर्मेशन को हम लोग आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ? एक तो एंडोकार्डियल कुशन सिंड्रोम, ASD एंड VSD, these are some congenital heart disease which can be found in डाउन सिंड्रोम पीपल। ओके, ये हमें मिल सकता है। अगर एंडोकार्डियल कुशन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं जनरली, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। एंडोकार्डियल कुशन सिंड्रोम जो होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर मैं हार्ट की बात करूं, ठीक, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो बिटवीन एट्रियम, अगर सिंपली बात करें, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए एट्रियम सेप्टम होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना। एंड एट्रियम वेंट्रिकल और एट्रियम वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर क्या हो कि ये सेप्टम जो हो या तो ढंग से बना ना हो, ठीक है, या फिर एब्सेंट हो, तो उस
कंडीशन को हम कहते हैं एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डाउन सिंड्रोम क्या क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जो चिल्ड्रन है ट्राइजोमी के साथ उनको रिस्क होता है 10 to 20% रिस्क होता है एक्यूट ल्यूकेमिया होने का। ठीक है, ल्यूकेमिया हो सकता है अगर ट्राइजोमी है उनको और 40 ईयर्स से अबव हैं। ठीक है, 40 ईयर्स अबव है अगर कोई इंडिविजुअल, तो उसमें अल्जाइमर होने की भी चांसेस होते हैं, अल्जाइमर हो सकता है। ठीक है, और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्या क्या हो सकता है, एक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है, 40 ईयर्स से अबव अगर इंडिविजुअल है तो अल्जाइमर हो सकता है, और इंक्रीज्ड रिस्क हो सकते हैं इन्फेक्शन के। ये सब हमने पढ़ लिया कि क्या डेफिनेशन है इसकी, कॉज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, विजुअल इवेल्युएशन क्या हो सकती है, क्लिनिकल इवेल्युएशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। बट इसको हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हमें पहले ही पता लग जाए। ठीक है, तो करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो एक बार देखेंगे। एंटीनेटल स्क्रीनिंग करा सकते हैं। ठीक है, बट एंटीनेटल स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम, बट ये बैन है इंडिया में। ओके, यू कांट डू एंटीनेटल स्क्रीनिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, है ना, बता दिया कि हाँ ये होता था। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जो कवर करके रखता है बेबी को, उसका टेस्ट करते हैं अगर मदर 35 to 37 ईयर्स में है। ठीक है, तो उस रिस्क को जानने के लिए कि हाँ रिस्क हो सकता है क्या, तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या प्रोटीन्स कम है, क्या इलेक्ट्रोलाइट या क्या फिर जो भी ज़रूरतें हैं वो ढंग से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, बेबी जो है ढंग से होगा या नहीं होगा, तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट करें एंटीनेटल की, ये बात तो हमने कर ली। ठीक है, ये सारी बातें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर है। एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं या बायोकेमिकल टेस्ट करा सकते हैं मदर्स ब्लड का। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट करा सकते हैं, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं टू नो द मदर इज एट हायर रिस्क और नॉट एट रिस्क, वी कैन डू दिस। ठीक है, अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू टाइम, ये तो जनरली बात हो गई। अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम बात करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा टेस्ट करा सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा टेस्ट करा सकते हैं, तो वो जानेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट जो टेस्ट है वो है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। इसमें क्या होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से बेबी का विजुअल हम देख सकते हैं, विजुअली हम बेबी को देख सकते हैं ड्यू टू ट्रांसलूसेंसी यूएसजी के कारण। ठीक है, अगर हम इसमें कहें तो एक डबल टेस्ट होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में।
डबल टेस्ट का मतलब क्या है, एक ही टेस्ट है जिसमें दो टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है पापा, मीन्स प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन टाइप ए टेस्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ओके, नेक्स्ट जो टेस्ट है इसमें है वो HCG। अब HCG जो हम जनरली ये चीज़ पता करने के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है किट का यूज़ करते हैं, तो किट में भी हम लोग जनरली यही टेस्ट करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ठीक है। क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये समझ आया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट होंगे, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी ड्यू टू HCG, ठीक है। एक डबल टेस्ट होगा, डबल टेस्ट में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट, नेक्स्ट है HCG, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट होंगे। बाय द वे ये मैं बता दूं कि ये जो है हम ऑन द बिहाफ ऑफ 10th और 12th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें एज अ जेनेटिक्स के हम जेनेटिक्स सब्जेक्ट के टाइम पर हम ये पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी कि कौन सी स्क्रीनिंग होंगी, कौन से टेस्ट होंगे, ये सब पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड अगर कोई भी 10th या 12th का बच्चा या 8th 9th 10th 11th 12th का बच्चा ये देख रहा है वीडियो, तो उसके लिए वो वहीं पर छोड़ सकता है जहाँ पर हमने विजुअल, नॉन विजुअल और कॉम्प्लिकेशंस तक पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पर आप वीडियो क्विट कर सकते हैं। बट अगर उससे हायर अगर आप हैं तो उस केस में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे, और सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे हम लोग फर्स्ट जो है हमारा 3 तरीके के टेस्ट हो जाएंगे। इसमें 3 टेस्ट कौन से होंगे, एक तो अपना डबल टेस्ट, एक अपना ट्रिपल टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे ही टेस्ट कराने पड़ेंगे, बट अगर आप चाहें तो डबल टेस्ट भी करा सकते हैं, ट्रिपल भी करा सकते हैं, या जो क्वाड्रपल टेस्ट है वो भी करा सकते हैं, एज अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार, ठीक। क्या क्या है, डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रपल, ठीक है। डबल टेस्ट में क्या होगा, AFP एंड HCG। AFP क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन। AFP क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, ओके। अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन टेस्ट। डबल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्ट, AFP and HCG, okay. In triple test we will be discussing about AFP, HCG and UE3. What is these? Alpha fetoprotein, human chorionic gonadotropin and UE3 means unconjugated एस्ट्रियोल, ठीक है। क्या क्या ट्रिपल टेस्ट में कराया जाएगा, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन टेस्ट, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल टेस्ट, ओके। इन केस ऑफ क्वाड्रपल टेस्ट हम लोग 4 टेस्ट कराएंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर डबल टेस्ट है तो 2 टेस्ट होंगे, ट्रिपल टेस्ट में 3 टेस्ट होंगे, अगर क्वाड्रपल टेस्ट है तो
4 टेस्ट होंगे। क्या क्या होंगे? AFP होगा, HCG होगा, UE3 होगा एंड इनहिबिन A। ठीक है, ये समझ आया। कितने टेस्ट होंगे क्वाड्रपल में? 4। अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियोनिक गुनेडोट्रोपिन, अनकंजुगेटेड ईस्ट्रियोल एंड इनहिबिन ए। ओके, अब हमें बात करनी है, हमने बात कर ली कि फर्स्ट अगर ट्राइमेस्टर है तो उस केस में सिर्फ ये टेस्ट हो सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर है तो उस केस में सिर्फ ये टेस्ट हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि अगर पर्सन को अभी तक नहीं पता था, ठीक है, अभी तक नहीं पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, तो आप क्या टेस्ट हैं जो दोनों ही कंडीशन में करा सकते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट कहलाते हैं। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट कौन से हैं? जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, बोथ ट्राइमेस्टर में ही कराए जा सकते हैं। कौन कौन से? न्यूकल, ट्रांसलूसेंसी जो कि अपना USG की वजह से हो रहा था, ठीक है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A एंड जो कि हमारे क्वाड्रपल टेस्ट हुए थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्वाड्रपल टेस्ट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुए थे वो भी दोनों ही में कराए जा सकते हैं। कौन कौन सा? AFP, HCG, UE3 एंड इनहिबिन A। ये सारे ही ये वाले टेस्ट जो हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट हैं, वो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन पढ़ी, उसके कॉजेस पढ़े, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या विजुअल इवेल्युएशन हो सकती है, क्या क्लिनिकल इवेल्युएशन हो सकती है, ठीक है, किस एज में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है या किस एज में क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ टेस्ट पढ़े, ठीक है, जो हम एंटीनेटल स्टेज में करा सकते हैं, और कुछ टेस्ट हमने पढ़े जो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं, कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं, और कुछ जो है वो बोथ कंडीशन में करा सकते हैं। तो आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ नेहा शर्मा। थैंक यू सो मच।